नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और वो क्लास है रीति मुक्त काव्य से संबंधित। ठीक है, रीति मुक्त काव्य की आज की जो क्लास है, आप समझते हैं कि रीति मुक्त काव्य बाकी कोई याद हो ना हो, लेकिन रीति मुक्त कवि जो है उनसे संबंधित प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जाता है और जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो आप फिर कहोगे कि आलम है, आलम के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, घनानंद के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बोधा के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठाकुर के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, द्विजदेव के बारे में पूछा जाता है। तो ये 5 है जो रीति मुक्त कवि है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 कवि हैं। पांचों की पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है और पांचों के पांचों कवि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, ये अपनी दोनों किताबें हैं, ये व्याख्याता के लिए और ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके अंदर 8000 से प्लस है, इसमें 7200 से प्लस है। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आलम आते हैं। कौन है? आलम आते हैं। आलम की हम बात करते हैं। कविता काल इनका 1683 से लेकर 1703 ईस्वी माना जाता है। कविता काल इनका 1683 से लेकर 1703 ईस्वी माना जाता है। आलम जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर मुसलमान हो गए और उसके साथ ही विवाह करके रहने लगे थे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। पहली महत्वपूर्ण बात है, आलम जो है जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर मुसलमान हो गए और उसके साथ ही विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। आलम जो है वो औरंगजेब की, सबसे महत्वपूर्ण बात, औरंगजेब के दूसरे पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? औरंगजेब के दूसरे पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, जो बाद में बहादुर शाह के नाम पर। तो आलम किसके आश्रय में रहते थे? मुअज्जम के आ जाए तो मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, और अगर बहादुर शाह आ जाए तो बहादुर शाह लिख सकते हो, अर्थात क्योंकि मुअज्जम जो था वही बहादुर शाह के नाम से बाद में गद्दी पर बैठा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछे जाने लायक है। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। शेख रंगरेजिन जो प्रेमिका बताई गई है, जो नायिका बताई गई है आलम की, वो भी अच्छी कविता करती थी। एक प्रसंग है इनके बारे में, क्या है प्रसंग कि कहते हैं कि आलम, ठीक है ना, शेख रंगरेजिन, शेख नाम था और रंगरेजिन मतलब कपड़े रंगने वाली, ठीक है। तो ऐसा एक प्रसंग है कि जो आलम है, आलम ने क्या किया कि एक बार आलम ने अपने कपड़े या पगड़ी रंगवाने के लिए भेजी, ठीक है ना, पगड़ी रंगवाने के लिए भेजी। तो पगड़ी में कहीं एक चिट जो बंधी हुई रहेगी, जिसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि क्या बोलते हैं उसको, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, ये पंक्ति लिखी हुई थी। तो ऐसा कहते हैं कि जब शेख रंगरेजी ने वो पंक्ति पढ़ी तो उन्होंने उसको, पगड़ी को रंग के और बाद में वैसी ही पंक्ति एक और लिख के और उसे पगड़ी में बांधकर वापस भेज दिया था। वो पंक्ति क्या थी? शेख ने लिखा, आलम ने लिखा था कि कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। शेख ने उसको पूरा कर दिया कि कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन, कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन, ऐसा लिखकर उन्होंने। तो इससे क्या है, जो आलम है वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि वो जो शेख रंगरेजिन थी उसके प्रेम में पड़ गए और उससे विवाह करने के लिए ब्राह्मण से मुसलमान भी बन गए और उसी के विवाह में, मतलब उसी के जो है उसी से विवाह कर लिया। ऐसी एक और भी है, ऐसा प्रसंग एक और है। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही है? क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ जहांपना जहान की माँ मैं ही हूँ, हाँ जहांपना जहान की माँ मैं ही हूँ। इनकी रचना थी आलम के लिए। इनकी रचना क्या थी? रचना का नाम क्या था? आलम के लिए।
में बहुत से कवित शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे नीचे लिखे कवित में चौथा चरण शेख ने बनाया कहा जाता है। चौथा चरण जो है वो शेख का बनाया कहा जाता है। ये पंक्ति क्या है याद रख लेना, थोड़ा सा पहली और अंतिम पंक्ति याद रख लेना, क्योंकि शुक्ल के इतिहास से ली गई है और वहीं से पंक्तियां पूछी जाती है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है, मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत है, झूमत है झुकी झुकी झेंपी उद्यरत है। कौन आएगा? आलम सो नवल निकाई इन नैनन की, आलम सो नवल निकाई इन नैनन की, पाखुरी पदुम पे भुंवर थिरकत है, चाहत है उड़ीबे को देखत मयंक मुख, चाहत है उड़ीबे को देखत मयंक मुख, जानत है रैनी ताते ताही में रहत है। ठीक है ना। तो इसमें कहते हैं कि चौथा चरण जो है वो शेख का बनाया हुआ बताते हैं। तो ये याद रख लेना, प्रेम रंग पगे जगमगे कौन है? आलम। प्रेम रंग में पगे कौन है? आलम है। ठीक है ना। आलम के पद, ये कुछ आलम के पद है जो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए। थोड़ा सा आप पहली दूसरी पंक्ति याद रख लेना, बाकी बैठ जाएगा काम। दाने की न पानी की, सिर्फ इतनी पंक्ति याद रख लेना। पहले मैं इतना बता दूं, दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की। जैसे ही शेख की जो पंक्ति पढ़ी उसके बाद उनको कुछ भी नहीं सुनाई दिया। दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है, दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हुजे, हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। तो कौन है भैया आशिक दीवाना? आशिक दीवाना जो आलम है। कौन है आशिक दीवाना? आपने याद रखना है कि आशिक दीवाना कौन है? आलम है। आलम जो है वो आशिक दीवाना है। दाने की न पानी की, किसको चिंता नहीं है? ठीक है ना। दाने की न पानी की किसको चिंता नहीं है? आलम को नहीं है। आलम अब कह रहे हैं कि भैया कि वो गोविंदा वाला गाना है ना कि जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, तो अब आलम जी कहते हैं कि भैया अब तो मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो दाने की न पानी की किसको चिंता नहीं है? दाने पानी की आलम को नहीं है। और आलम को चाहे कुछ भी करना पड़े, जैसे ऐसा बताते हैं ना कि धर्मेंद्र ने भी, ऐसा कहा जाता है, मुझे पता नहीं है, मैंने तो कहीं देखा है, पक्का है या नहीं है, कि धर्मेंद्र ने भी ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी से विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था, क्योंकि हिंदू धर्म में 2 विवाह नहीं किए जा सकते। तो उसी तरह आलम जो ब्राह्मण थे ऐसा कहा जाता है, तो वो भी मुसलमान हो गए थे किससे? शेख रंगरेजिन से विवाह करने के लिए। तो प्रेम है जो जात पात देखता नहीं है भैया, प्रेम तो प्रेम ही है। जा थल किन्ने बिहार अनेकन, ता थल कांकरी बैठी चुन्यो करे, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे। ये ऐसी जो पंक्तियां होती है ना, ऐसी पंक्तियों को जरूर याद करें। ये पंक्ति किसकी है? आलम की है। ठीक है ना। क्योंकि ऐसी पंक्तियां जब आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि ये पंक्तियां किसकी हो सकती है? घनानंद की हो सकती हैं। और हमें पूरी तरह विश्वास होने लग जाता है कि ये पंक्तियां घनानंद की होगी। परीक्षा में ऐसा प्रश्न आने पर हम छोड़ नहीं पाते, हम जबरदस्ती लिखते हैं कि घनानंद की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी विरह की, जो विरह के कवि हैं वो घनानंद ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जा थल कीने बिहार अनेकन, ता थल कांकरी बैठी चुन्यो करे, जा रसना सो करी बहुत बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे। तो जा थल कीने बिहार अनेकन, किसने बिहार किए? आलम ने, याद रख लेना। केंदो मोर सोर तजी गेरी अनंत भाजी, केंदो उत दादुर ने बोलत है ए दई, केंदो मोर सोर। आलम के मोर शोर छोड़ गए और ददुर मेंढक बोलने लगे आलम के। रात के उनिंदे अरसाते मदमाते राते, रात के उनिंदे अरसाते मदमाते राते, अते कजरारे दृग तेरे यो सुहात है। रात के उनिंदे आलम, रात के उनिंदे आलम, अरसाते मदमाते, रात के उनिंदे। चलो चलते हैं, बहुत हो गए पत्तों।
विषाद, वेदना और पीड़ा के कारण आलम का काव्य फारसी की प्रेम पद्धति की ओर झुका है। विषाद, वेदना और पीड़ा के कारण किसका काव्य फारसी की प्रेम पद्धति की ओर झुका है? तो आलम महाराज का। किसका? आलम महाराज का। अब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। शेख कोई रंगरेजिन थी और उसकी काव्य कुशलता पर मुग्ध होकर, ये वही बात लिखते हैं कि शेख कोई रंगरेजिन थी और उसकी काव्य कुशलता पर मुग्ध होकर कोई ब्राह्मण जो है वो मुसलमान आलम हो गए थे। ये कथा थोड़ी सी सही लगती नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं कि शेख की, तो शेख का जो है पुल्लिंग रूप में भी प्रयोग हुआ है। जो पद आलम के हमें मिलते हैं पुल्लिंग रूप में प्रयोग हुआ है, तो स्त्री कभी भी अपने शब्द का पुल्लिंग रूप में प्रयोग नहीं कर सकती, वो स्त्रीलिंग में करेगी। एक बात। दूसरी बात कि मुस्लिम, ठीक है ना, इस्लाम में जो है शेख नाम जो है वो महिलाओं का नहीं होता था। शेख नाम जो है वो महिलाओं का नहीं होता था। आलम जो है वहीं अपना नाम कहीं शेख रख देते हैं और कहीं आलम रख देते हैं। अर्थात शेख रंगरेजिन नाम की जो कहानी है वो ऐसे ही बनाई हुई नजर आती है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शेख कोई रंगरेजिन थी और उसकी काव्य कुशलता पर मुग्ध होकर कोई ब्राह्मण देवता मुसलमान आलम बन गए, यह किंवदंती भी प्रचलित है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि आलम केली के आलम छाप वाले पद्य पति आलम के और शेख छाप वाले पद्य पत्नी शेख के हैं। परीक्षा करने पर उनमें शैली आदि का कोई विशेष अंतर प्रतीत नहीं होता है। दोनों में जब तुलना करते हैं तो कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। तो अंतर प्रतीत नहीं होता तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये एक ही व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त शेख नाम के साथ पुल्लिंग क्रिया के प्रयोग भी पद्यों में मिलते हैं। मुसलमानों में शेख नाम स्त्रियों का होता भी नहीं, अतः अनुमान यह होता है कि शेख आलम का ही जातीय नाम था। वहीं अपनी छाप यथा आवश्यक कभी आलम और कभी शेख रख देता था। रंगरेजिन की कहानी या तो मनगढ़ंत है या फिर उसका कोई और नाम होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पड़ा है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, ठीक है ना, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पड़ा है। इससे महत्वपूर्ण कोई पंक्ति नहीं हो सकती। याद जरूर कर लेना, घनानंद मत कर देना भैया, फिर ना के आगे कि घनानंद कर दियो गुरुजी या गलत हो गयो, तो गलत कौन करनो आपा, ठीक है नहीं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इसलिए जोर जोर से बोलता हूं ताकि आप, क्या कई बार होता है ना क्लास पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, इसलिए पूरा जोर दे के कोशिश करता हूं कि आपको याद करवा कर ही छोड़ूं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पड़ा है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। किसका कथन है? पहली बात तो यह है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पड़ा है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए आया है? आलम के लिए आया है। नेक्स्ट कथन क्या है? प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का। प्रमुख रचना आलम के लिए है जो मुक्तक संग्रह है। प्रमुख रचना जो है आलम के लिए है जो मुक्तक संग्रह है, ध्यान लगा लेना, ठीक है। शुक्ल ने दो आलम माने हैं। प्रथम आलम अकबर के समय में थे, उनकी रचना ये है। शुक्ल ने दो आलम माने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो आलम माने हैं। प्रथम आलम जो है वो अकबर के समय में थे, उनकी रचना ये है। माधवानल कामकंद्रा अकबर के समय में, मतलब भक्ति काल के थे। पहले आलम जो थे वो भक्ति काल के थे। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? माधवानल कामकंद्रा 1583 ईस्वी, सुदामा चरित और श्याम सगाई, तीनों प्रबंध काव्य हैं। तीनों क्या है? प्रबंध काव्य है।
माधवानल, काम कंदला, सुदामा चरित और श्याम सगाई। ये कौन से हैं? अकबर के समय के आलम है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 आलम माने हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक ही आलम माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबंधकार आलम, जो ये अकबर वाले आलम है, इनको प्रबंधकार आलम भी माना जाता है। यह प्रश्न जो है अभी जो 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसमें पूछा गया है संगत असंगत के रूप में। एक कथन यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 आलम माने हैं। प्रथम आलम अकबर के समय में थे और दूसरे आलम ये रीतिकाल वाले थे। ठीक है, एक पंक्ति ये है संगत असंगत में। दूसरी ये है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोनों प्रबंधकार और मुक्तक दोनों एक ही आलम माने हैं। एक ही आलम माना है, अलग अलग नहीं माना है। दोनों कथन सही थे। इसके बाद आते हैं बोधा। हम बात करते हैं बोधा की। जन्म इनका 1747 ईस्वी में, कविता काल 1773 से लेके 1803 ईस्वी। जन्म इनका 1743 ईस्वी में और कविता काल 1773 से लेकर 1803 ईस्वी। बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। बोधा जो थे वो राजापुर, कौन सा? तुलसीदास वाला गांव। तुलसीदास भी राजापुर के ही थे ना। जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर पन्ना नरेश इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे थे। इनका नाम क्या था? बुद्धिसेन था। याद रख लेना भैया, नाम क्या था? बुद्धिसेन था, पर पन्ना नरेश जो है वो इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे थे। बोधा एक रसिक जीव थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोधा एक रसिक जीव थी भैया, सारे के सारे ही रसिक जीव थे। घनानंद भी रसिक जीव थे और आलम भी रसिक जीव थे। हमने पीछे देख लिया, ये बोधा महाराज ये भी रसिक जीव थे। लेकिन बोधा एक रसिक जीव थे, ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का, ये किसके लिए आएगा? बोधा के लिए। पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या से इनको प्रेम हो गया था। पन्ना के दरबार में सुभान नाम की, ठीक है ना। और घनानंद वाली कौन थी? सुजान थी। घनानंद वाली का क्या नाम था? प्रेमिका का सुजान था। उनको सुजान से प्रेम हो गया था। और आलम को किससे हो गया था? आलम को प्रेम हुआ था शेख रंगरेजिन से। और बोधा को किससे हुआ? सुभान से। याद रख लेना ये तीनों नाम। घनानंद को किससे प्रेम हुआ है? घनानंद जो हमारे सुपर हीरो थे, उनकी नायिका का नाम क्या था? सुजान, ठीक है ना। और 2 नंबर पर हमारे आते हैं ऋतिक रोशन, आलम महाराज। इनकी प्रेमिका का नाम था शेख रंगरेजिन। ठीक है ना। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं बोधा जी। ये भी ब्राह्मण थे। ठीक है भैया। बोधा की प्रेमिका का नाम है सुभान। इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे। दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या, इनको प्रेम हो गया था। इससे नाराज होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने का देश निकाला दे दिया। इस दौरान इन्होंने वीर वारिश की रचना की। जब 6 महीने बाद ये लौटकर दरबार आए, तब इन्होंने वीर वारिश की कुछ पंक्तियां पढ़कर महाराज को सुनाई। महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान सुभान सुभान, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको सुभान ही दे दी कि ये ले सुभान, और ले जा भैया, कर ले विवाह तू भी। आलम ने भी कर लिया, तू भी विवाह कर ले, ठीक है ना। सुभान अल्लाह। तो महाराज ने खुश होकर सुभान को ही इन्हें दे दिया। बोधा ने फुटकल पदों की रचना की है। आलम ने भी फुटकल, मुक्तक पद थे। आलम के भी क्या थे? मुक्तक संग्रह थी, आलम केली जो थी। और इनकी वीर वारिश जो है ये भी फुटकल पदों की रचना है। याद रख लेना, यह भी क्या है? फुटकल पदों की रचना है। इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रबंध काव्य था या मुक्तक काव्य था? प्रबंध काव्य था या मुक्तक काव्य था? तो ये क्या था? मुक्तक काव्य था।
वीर वारिश भी मुक्तक संग्रह है और आलम केली भी मुक्तक संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या लिखते हैं, देख लेते हैं क्या लिखते हैं अच्छे से। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी, उससे प्रेम की उमंग छलक पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं है। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारी ढंग की रचना भी उन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ भी हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। कुछ भी हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे। कौन? बोधा। कुछ भी हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे। कुछ भी हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे। और उनके बारे में, आलम के बारे में क्या आया था? ये एक रसिक कवि थे। प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती है वीर वारिश और इश्कनामा। वीर वारिश और इश्कनामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख पद अति खीन मृणाल के तारहु ते ही ऊपर पाव दे आवनो है। सुई बेह के द्वार सके न तहाँ प्रतीति को टाणो लदावनो है। कवि बोधा अनि धनी नेहजू ते चढ़ी तापे न चित डरावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तो भैया ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है। ये शुरू यहाँ से होती है, अति खीन मृणाल के तारहु ते, लेकिन इसकी ये जो पंक्ति है ये अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है और पंक्ति वहाँ से पूछी जाती है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तो बोधा की ये जो पंक्तियां इतनी बार पूछी गई है जिसका कोई आइडिया नहीं है। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ठीक है ना, जान मिले तो जहान मिले, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। देख लो भैया। इसके बाद आते हैं ठाकुर महाराज, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक वाले। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक वाले, भैया शतक मारने वाले विराट कोहली है ये ठाकुर जी, जो केवल कविताएं नहीं कहते थे, जो तलवार से भी जवाब देना जानते थे, जो कविताओं से बातें नहीं तलवार से भी बातें करते थे। जैसे विराट कोहली है ना, डांस भी पंजाबी बढ़िया कर लेता है और साथ में बल्ले से जवाब भी बढ़िया देता है, सामने वाले का डांस भी करवा देता है। तो ये है, इस नाम के 3 कवि हो गए हैं, जिनमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ थे। अब शुक्ल महाराज कहते हैं कि भैया 3 कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास खोल कर देख लो, 2 असनी वाले कवि थे और 1 बुंदेलखंड का वाले थे। असनी वाले थे वो दोनों के दोनों ऐसे ही थे, असली जो कवि थे वो बुंदेलखंड वाले थे, जिनकी रचना ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक है। ठीक है ना, रीतिकाल के जो कवि थे वो बुंदेलखंड वाले थे। 2 असनी वाले थे, 2 बुंदेलखंड, 1 बुंदेलखंड वाला था, टोटल 3 कवि थे। देख लेते हैं, इस नाम के 3 कवि हो गए हैं। ठीक है जी, जिनमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे, 2 थे असनी के और 1 थे बुंदेलखंड के कायस्थ, बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन हो गया है। बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें मुहावरे आए हैं। कहावतें मुहावरे, रीति मुक्त कवियों में कहावतों मुहावरों का प्रयोग की बात अगर आ जाएगी संगत असंगत प्रश्न में, तो निसंकोच बिना सोचे समझे ठाकुर ठोक देना। ठीक है ना, सीधे सीधे उत्तर ठाकुर कर देना। लोकोक्ति और मुहावरों की, कहावतों की अगर बात आ जाए तो ठाकुर की, क्योंकि इनका जो वर्णन है किसने किया है? ठाकुर ने किया है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असली वाले प्राचीन ठाकुर की बात करते हैं तो इस भ्रम की उत्पत्ति लाला भगवान दीन द्वारा संपादित ठाकुर ठसक की भूमिका से हुई। इसी के आधार पर शुक्ल जी ने 3 ठाकुर माने हैं। ये जो 3 ठाकुर वाली बात है, इसको किसने बनाया था भैया? ये लाला भगवान दीन के काम है। लाला भगवान दीन ने क्या किया था?
ठाकुर ठसक को संपादन किया था। ठाकुर ठसक का इन्होंने संपादन किया था, और जो बंदा संपादन करता है उसकी एक लंबी सी भूमिका लिखता है। जैसे जायसी ग्रंथावली का शुक्ल ने किया है, तो शुक्ल ने उसकी एक लंबी सी भूमिका लिखी है, ठीक है ना। और इसी तरह से लाला भगवान दीन ने भी ठाकुर ठसक की एक भूमिका लिखी। उस भूमिका में इन्होंने लिख दिया कि ठाकुर 3 थे, 2 असनी वाले और 1 बुंदेलखंडी। और यहीं से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मामला उठा लिया और उन्होंने भी 3 ही लिख दिए। उन्होंने भी कितने लिख दिए? उन्होंने भी 3 लिख दिए। कौन कौन से? असनी वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर। ये प्राचीन ठाकुर जो है ये रीति काल के आरंभ में 1643 ईस्वी के लगभग हुए थे। रीति काल के आरंभ में हुए थे भैया। ये उस समय की बात है जिस समय हमारे रीति काल आरंभ हुआ था और चिंतामणि जी लिख रहे थे। कौन लिख रहे थे? चिंतामणि जी लिख रहे थे। चिंतामणि ने क्या लिखा था? रस विलास लिखा था 1643 ईस्वी में। ये प्रथम रचना मानी जाती है रीति काल की, रस विलास 1643 ईस्वी। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती है। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद नहीं होता है वैसे भी। अब ये दूसरे महाराज जो है असनी वाले दूसरे ठाकुर, ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। ये बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। बाबू देवकीनंदन खत्रिय उनके आश्रित थे, ठीक है जी। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी बिहारी विहार की भूमिका में दिया है, ठीक है जी। किसमें दिया है? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार की भूमिका में दिया है। बिहारी विहार की भूमिका में इन्होंने दिया है। बिहारी विहार पंडित अंबिका दत्त व्यास ने जो है बिहारी सस्सई का ही अनुवाद किया था। किसमें किया था? शायद रोला छंद में किया था, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार की भूमिका में इन ठाकुर जी का, दूसरे ठाकुर जो है असनी वाले दूसरे ठाकुर है, ठीक है ना। तीनों ठाकुरों का किसने वर्णन किया था? लाला भगवान दीन ने। किसने किया था? लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक की भूमिका में। ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया था? लाला भगवान दीन ने किया था। और उसकी भूमिका क्या लिखी थी? भूमिका में उन्होंने, उसकी भूमिका किसने? लाला भगवान दीन ने लिखनी थी। संपादन उन्होंने किया तो भूमिका भी वही लिखेंगे। उन्होंने भूमिका लिखी तो उसमें भूमिका में उन्होंने 3 ठाकुर लिख दिए, 1 असनी वाले प्राचीन ठाकुर, 1 असनी वाले दूसरे ठाकुर, और फिर उसके बाद बुंदेलखंडी ठाकुर। ये जो ठाकुर ठसक है ये बुंदेलखंडी ठाकुर की है। लाला भगवान दीन ने जिसका संपादन किया ये भी वही है। इन्हीं को देखकर, लाला भगवान दीन को देखकर आचार्य शुक्ल ने भी क्या किया? उन्होंने भी 3 ठाकुर माने हैं, असनी वाले 2 ठाकुर और 1 बुंदेलखंडी ठाकुर। लेकिन जो दूसरे ठाकुर है उनका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो पंडित अंबिका दत्त व्यास की बिहारी विहार रचना की भूमिका में मिलता है। दूसरे जो ठाकुर है इनका याद रख लेना, इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। रचना 1804 ईस्वी में सतसई बर्नार्थ, लो भैया इसने भी रचना लिखी थी। जो दूसरे हैं इन्होंने भी लिखी थी, क्या लिखी थी? सतसई बर्नार्थ, 1804 ईस्वी में सतसई बर्नार्थ। सतसई बर्नार्थ नामक रचना बिहारी सतसई की टीका है। अच्छा, इसलिए इन्होंने लिखा है क्योंकि इन्होंने भी, अंबिका दत्त व्यास ने भी बिहारी विहार में बिहारी के बारे में लिखा है। जब वो बिहारी के बारे में लिख रहे थे तो बिहारी के बारे में जिसने जो लिखा उनके बारे में इन्होंने कुछ न कुछ लिखा होगा। इन्होंने कुछ न कुछ लिखा तो इसलिए इन्होंने फिर ये ठाकुर जी का नाम भी ले लिया, क्योंकि ठाकुर जी ने सतसई बर्नार्थ नामक रचना लिखी थी जो बिहारी सतसई की टीका थी। सतसई बर्नार्थ नामक रचना लिखी जो बिहारी सतसई की टीका थी। ये तो भैया नई बात है, क्योंकि बिहारी सतसई की टीका मैंने बिहारी में बहुत सारी पढ़ाई है, लेकिन ये टीका तो मेरे सामने भी शायद नहीं आई थी। सतसई बर्नार्थ नामक रचना बिहारी सतसई की टीका है। तीसरे ठाकुर जो है वो बुंदेलखंडी है भैया, तैयार हो जाओ। असली ठाकुर ये है, तलवार के धनी है, ठीक है ना। वो क्या थे? तलवार की धार पे धावनो है, वो बोधा थे। बोधा धावनो है, बोधा ने धावनो है तलवार की धार पे। बोधा जो है वो तलवार की धाने वाले हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं, ठीक है ना। और इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था, जाति से कायस्थ थे भैया। पहले वाले दोनों ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। पिता का नाम क्या था? गुलाब राय
था। इनके पूर्वज कांकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन ठाकुर के पिता गुलाब राय किसी कारण अपनी ससुराल और साहब से, जहां 1766 ईस्वी में ठाकुर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1766 ईस्वी में। ठीक है। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर जैतपुर रहने लगे और वहां के राजा केसरी सिंह से सम्मान प्राप्त किया। कहां रहने लगे? ठाकुर जैतपुर रहने लगे। ठाकुर कहां रहने लगे? जैतपुर रहने लगे। ठीक है ना। और वहां के राजा केसरी सिंह से सम्मान प्राप्त किया। किससे सम्मान प्राप्त किया? राजा केसरी सिंह से। ठाकुर जैतपुर रहने लगे और वहां के राजा केसरी सिंह से इन्होंने सम्मान जो है वो प्राप्त किया। बिजावर के एक राजा ने उन्हें एक गांव जागीर के रूप में देकर सम्मानित भी किया था। बिजावर के एक राजा थे, उन्होंने इन्हें एक गांव जागीर के रूप में देकर सम्मानित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में? बांदे के हिम्मत बहादुर गोसाई, बांदे के हिम्मत बहादुर गोसाई दरबार में कभी कभी पद्माकर के साथ ठाकुर के कुछ नोक झाँव की बातें हो जाया करती थी। हिम्मत बहादुर गोसाई, ये जो हिम्मत बहादुर गोसाई हैं, इनके दरबार में कौन रहते थे? इनके दरबार में पद्माकर रहते थे। अच्छे से जानते हैं हम। इनके दरबार में कौन रहते थे? पद्माकर रहते थे। ये कहाँ के थे? बांदे के थे। ठीक है ना। हिम्मत बहादुर इनकी उपाधि थी। इनका मूल नाम जो था वो अनूप सिंह, ऐसा कुछ नाम था, अनूप सिंह। ठीक है ना। तो पद्माकर इनके दरबार में रहते थे, वहाँ कहीं के ठाकुर चले जाते थे और इन दोनों में कभी कभी नोक झोंक हो जाया करती थी। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर पर एक रचना लिखी थी, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली ये किसकी रचना है? पद्माकर की है। और ये कब लिखी थी? जब वे हिम्मत बहादुर सुजाऊदौला के सेनापति थे। सुजाऊदौला के सेनापति थे हिम्मत बहादुर। ठीक है ना। तो वो नोक झोंक क्या है? ठाकुर कविता तो बहुत अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। अब पद्माकर ने मजाक मजाक में ठाकुर से क्या कह दिया कि ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। किसने कहा? पद्माकर ने। ठाकुर हाजिर जवाब थे, हैंड टू हैंड जवाब दिया। क्या दिया? तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे क्या लिखते हैं देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहे तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले। क्या बोले? देख लेते हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन की। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन की, दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जेने मुरके। ठाकुर जो थे तलवार के धनी थे, लड़ने में तैयार रहते थे। नीति देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विशुद्ध हैं स्नेही सांचे उर के। ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के। ये अडानिया है शायद, दामाद, जालिम दामाद हैं अडानिया ससुर के। चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस, मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। क्या नाम था? अनूप गिरी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है ठाकुर शतक, रचना ठाकुर ठसक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? बोल चाल की चलती भाषा में ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक, ये दो रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आपने ध्यान रखना है कि लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक किया था। ठीक है ना। लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक किया था, शतक नहीं किया था। लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक का संपादन किया था। बोल चाल की चलती भाषा में भाव को
जो का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। मैंने कहा था ना आपको कि भैया लोकोक्तियों का जहां भी आए आंखें बंद करके ठाकुर कर देना, आंखें बंद करके ठाकुर कर देना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कही बात कोई काट नहीं सकता है। ठीक है ना। ये वो बोलते हैं ना, जो पुरानी कथाएं उनके अंदर चलाते थे ना ब्रह्मास्त्र, कि ब्रह्मास्त्र चल गया, अब चढ़ गया है तो एक बार उतरेगा नहीं और इसका कोई काट नहीं सकता। तो वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन होते हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की है। ठाकुर जाति से कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके काव्य की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली पंक्तियां थी वो भी महत्वपूर्ण थी, और ये दोनों पद जो है दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से है? ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोग कवित कीनो खेल करीबो जाने हैं। ठीक है ना, कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोग कवित कीबो खेल करी जानो है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। किसकी पंक्तियां? ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ऐसा धमाकेदार जो पद है वो ठाकुर ही कह सकती है कि लोग कवित कीबो खेल, ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोग कवित कीनो खेल करीबो जाने हैं। फिर है भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप से लसत कवि। जो ठाकुर थे वो कवि भी नजर आते थे और वो राजा भी नजर आते थे। वो कवि की तरह भी रहते थे और एक सेनापति की तरह, एक सेना नायक की तरह, एक राजा की तरह तलवार भी हाथ में रखते थे। भूप से लसत कवि और कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। किशोरी लाल गुप्त ने ठोस प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि असनी वाले एक ही ठाकुर थे जो रीतिकार थे। अब ये किशोरी लाल गुप्त बीच में और आ गए। लाला भगवान दीन आए थे, अब आपके प्यारे किशोरी लाल गुप्त आ गए हैं। किशोरी लाल गुप्त ने नई बात खड़ी कर दी है। वो कह रहे हैं कि ठोस प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि असनी वाले एक ही ठाकुर थे जो रीतिकार थे। ठीक है ना, अर्थात इनका कहने का मतलब बुंदेलखंडी ठाकुर मुक्त रीतिकार थे और असनी वाले जो दो बता रखे हैं वो दो नहीं थे, वो एक ही थे, वो दो नहीं थे, एक ही थे। जैसे आलम की बात आती है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि दो आलम थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि दो आलम थे। एक अकबर के समय के प्रबंधकार आलम थे, ठीक है ना, जिनकी माधवानल कामकंदला आलम के लिए माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम सगाई रचनाएं थी, जो तीनों प्रबंध रचनाएं थी। ठीक है ना। और दूसरे आलम जो थे वो रीति मुक्तकार थे, जिनकी रचना आलम के लिए थी। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा कि दोनों आलम एक ही थे, दोनों आलम एक ही थी। उसी प्रकार यहाँ भी पंगा पड़ गया। लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक जो संपादन किया था उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि ठाकुर जो तीन थे, दो असनी वाले और एक बुंदेलखंडी थे, दो असनी वाले थे और एक बुंदेलखंडी थे। लेकिन किशोरी लाल गुप्त ने कहा है कि असनी वाले दो नहीं थे, एक ही था। असनी वाले ठाकुर दो नहीं थे, एक ही था, याद रख लेना। इसके बाद आता है द्विजदेव, अंतिम श्रृंगारी कवि। शुक्ल के अनुसार अंतिम श्रृंगारी कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में बहुत अधिक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। इनका ऋतु वर्णन बहुत ही मनमोहक है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पूछा जाता है कि यह कथन किसके लिए आया है, तो द्विजदेव के लिए आया है। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। इनका ऋतु वर्णन बहुत ही मनमोहक है। वास्तविक नाम जो है इनका मानसिंह था, याद रख लेना।
कविता काल 1820 से 61 ईस्वी माना जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो कौन कौन सी हैं? श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम। ठीक है ना, श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी और कवि कल्पद्रुम। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्यिक इतिहास में द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों ही माना है, लेकिन वर्णन जो है वो रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत किया है। इनका वर्णन जो है वो रीति मुक्त कवियों में किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या करते हैं इनके बारे में? डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीति मुक्त कवि ही माना है। डॉक्टर बच्चन लिखते हैं द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि मानते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि डॉक्टर बच्चन सिंह जो है द्विजदेव को रीति मुक्त कवि मानते हैं और अंतिम रीति मुक्त कवि मानते हैं। ठीक है ना, द्विजदेव को अंतिम रीति मुक्त कवि मानते हैं। उनका मानना है कि द्विजदेव अयोध्या के राजा मानसिंह थे जो द्विजदेव के नाम से काव्य रचना करते थे। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव के कवित्त प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है। द्विजदेव के कवित्त, आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि द्विजदेव के कवित्त प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर की। किससे तुलना की है? पद्माकर से तुलना की है। किससे तुलना की है? पद्माकर से तुलना की है। याद रख लेना। किससे? जैसे भिखारी दास की तुलना किससे की थी? देव से। भिखारी दास की तुलना देव से की थी, वैसे ही इनकी द्विजदेव की तुलना किससे की है? पद्माकर से। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों के परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ठीक है ना। श्रृंगारी की बात आता है तो अन्य श्रृंगारी कवि जो है उनमें सर्वश्रेष्ठ घनानंद को माने। अन्य रीति ग्रंथकार कवि और रीतिकाल के अन्य कवि जो है उसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में और कुछ लिखते हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये अंतिम कवि हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये द्विजदेव के पद है। गहरी गहरी घन सघन चाहूंगा घेरी, छहरी छहरी विष बूंद बरसावे ना, हो तो बिन प्राण प्राण चहत तजोयब, कत नब चंद तू आकाश चढ़ी धावे ना। तो गहरी गहरी द्विजदेव, ये थे हमारे रीति मुक्त कवि। तो घनानंद जो है वो थोड़े बड़े हैं। घनानंद को अकेले ही जितने में ये सारे हुए उतने में अकेले घनानंद नहीं आने वाले, इससे भी ज़्यादा समय लेने वाले। घनानंद को अलग करवाएंगे, बाकी रीति मुक्त कवि सभी आपके सामने आ गए हैं। एक रीति मुक्त कवियों की विशेषताएं और है वो भी आपको करवा देंगे अभी। ठीक है ना। तो अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी आचार्य शुक्ल है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप भी है, वहाँ निःशुल्क सामग्री भी मिलती है, तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कर लें। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही अपना क्या है टेलीग्राम चैनल भी है, और इसके अलावा अपना व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 63 771 और 24 802।